नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, जब से ट्रंप महाराज आए हैं, जिनको हम लोग अपना मोदी जी का मित्र समझते थे और भारत का हितैषी समझते थे, वो जब से आए हैं इस बार दोबारा, तब से वो काफी बंदरों जैसी उछल कूद कर रहे हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम सोचते तो कुछ थे और हो कुछ रहा है। और ये आदमी कोई बड़ा षड्यंत्रकारी तो नहीं दिखता, लेकिन कुछ विचित्र हरकतें कर रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे समय में, जैसा मैंने पहले भी कई बार इस चैनल में और अन्यत्र भी बताया है, हमारी जानकारी में यूरोप की वर्तमान दशा और अतीत इतिहास दोनों की जानकार कम से कम उत्तर भारत में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया से बड़ी कोई भी विदुषी या कोई भी विद्वान नहीं। वे प्रख्यात विकास अर्थशास्त्री हैं और इतिहास के अध्येता भी हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि जरा हम लोगों को ही बताइए, ये जो पजल है, ये जो समस्या है, बड़ा चकित कर दे रही है। ये ट्रंप भाई अच्छा खासा जैसे अपना कोई आदमी हो और कुछ बौरा गया है, पगला गया है, हो क्या रहा है। तो हमने निवेदन किया उनसे, तो आज वो हमारे बीच पधारी हैं। नमस्कार प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, आप एक प्रख्यात विकास अर्थशास्त्री हैं और यूरोप की बहुत बड़ी जानकार हैं। तो ये बताइए, आपने तो जो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई थी लिमिट्स टू ग्रोथ के रूप में जो छपी, तब से ही इन सब विषयों पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया था। यूरोप के बहुत सारे आधुनिकतम वैज्ञानिक आपके मित्र भी हैं। आप रिजार्व कापरा के साथ आपने शुमाकर कॉलेज में एक ज्वाइंट वर्कशॉप भी की थी, कुछ दिन वहां रही भी थी, और भी कई वैज्ञानिक हमने देखा आपके मित्र हैं। तो विकास अर्थशास्त्र की आपसे बड़ी अध्येता हमारी जानकारी में कोई नहीं है। बहुत पहले आपसे हमने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें आपने कहा था कि मौजूदा विकास दृष्टि में आस्था बौद्धिक विक्षिप्तता का लक्षण है, और बहुत सी बातें कही थी जो अब क्रमशः है सत्य हो रही हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। ये जो ट्रंप भाई आए हैं, जिनको हम समझते थे कि कम से कम कुछ तो सहयोगी होगा, वो तो कुछ, मैं शत्रु तो नहीं कह पाता, लेकिन कोई विचित्र विचित्र सा वानरी उछल कूद कर रहा है। तो ये चक्कर क्या है? आखिर ये ट्रंप को क्या हो गया है, या अमेरिका को क्या हो गया है? और क्या अमेरिका अचानक हमारा शत्रु हो गया है, या वो स्वयं उलझा हुआ है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, फिर हम और जिज्ञासा आपकी बातों के आधार पे और भी प्रश्न करते जाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ इस तरह वार्ता करने में। तो देखिए, मामला ये है कि जैसे भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है, कब से है? आपके साथ बात करते हुए मैं कह सकती हूँ लाखों साल से है। महाभारत जो हमारा डॉक्यूमेंटेड ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, करीब 5000 5100 5300 जितने 100 साल पुराना, वो कितने कितने पुराने राजाओं की इसी कल्प की, मतलब वो हजारों तो ऐसे राजाओं का नाम बताते हैं जिन्होंने समस्त पृथ्वी पर शासन किया। ठीक है, राजनीति तो मैंने आपसे सीखी है। तो 1947 के बाद पहली बार भारत में राजतंत्र नहीं रहा है। और ये जो भारत में 47 तक जो राजतंत्र था, वो लाखों साल का कंटिन्यूएशन है। डेमोक्रेसी या भीड़ तंत्र या स्टूपिड टाइप का इलेक्टोरल सिस्टम जो इंग्लैंड से ने हमारे ऊपर थोपा नेहरू गांधी के द्वारा, ये हमारे लिए तो एक अजीब एलियन स्ट्रेंजर चीज है। लेकिन इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसकी बनावट पर ध्यान दें तो 250 साल पहले तो इनके अनुसार ये थे ही नहीं, इनके अपने अनुसार। 1776 में ये कहते हैं
जी हम इंग्लैंड से आजाद हो गए। हम्म, और ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं जो यूरोप से आके बसे हुए हैं। ये यूरोपियन कहते हैं अपने को अमेरिकन। और ये लोग कौन हैं? इंग्लैंड के लोग तो है नहीं। इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के, पुर्तगाल के 46 या आजकल अपना कुछ या 45 या 50 देश बताते हैं, उसके हर जगह से ये आए। और वहां ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। तो जो यूरोप से आए हैं ये यूरोपियन आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं नेशनैलिटी के आधार पर। और ये सब के सब तब नहीं आ गए हैं, ये 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी तक आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक, नेशनैलिटी के बिल्कुल। आधार पे ये लड़ रहे हैं। ये वो जो क्रिश्चियनिटी के दुनिया भर के डिनोमिनेशन है उनके आधार पे लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पे लड़ रहे हैं, तुम कम्युनिस्ट हो, तुम लेबर हो, तुम सोशलिस्ट हो, तुम डेमोक्रेट हो। दुनिया भर का इनका डिवीजन है। इसके बाद ये जो अमेरिका नाम का जो जगह बता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो यहाँ के मूल निवासियों से भयंकर रक्तपात, छल, जेनोसाइड, सब प्रकार का जघन्य क्रूरतम कर्म करके जीते हैं। तो बिल्कुल। इनमें से किसी के लिए भी, ट्रंप, जो बिडेन सहित किसी के लिए भी ये इनका अपना देश नहीं है। नहीं। उस अर्थ में, जिस अर्थ में आपके लिए, मेरे लिए या समस्त भारतवासियों के लिए ये हमारा देश है। ये अमेरिका, ये ट्रंप का दादा भी जर्मनी से आया है। और अभी शायद कोई एक कोर्ट का फैसला आया है कि ट्रंप तुम अपनी पत्नी बच्चे को यहाँ से निकाल के बाहर करो, ये हाँ, इलीगल इमिग्रेंट है। हाँ, हाँ, ये भी आपको सुना होगा, ये खबर सही है कि गलत है नहीं पता, हाँ, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल। दूसरा, इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इतना एब्सर्ड और स्टूपिड है, जिसमें इनको प्राइड है। क्या एब्सर्डिटी और स्टूपिडिटी है? ट्रंप को पता है 3.5 साल बाद मैं कहीं नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना काला सफेद करके मर जाऊं, 80 साल के ऊपर है मेरे पर मुकदमा उकदमा चलाओगे तब तक मैं ऊपर जा चुका हूं, जा चुका हूंगा। और RIP, रेस्ट इन पीस, किसी ताबूत में सड़ रहा हूंगा। तो ट्रंप हो या कोई हो, किसी को इस पराई धरती से और पराये लोगों से, अब मैक्सिकन को छोड़ दीजिए, वहां के अमेरिकन मूल निवासियों को छोड़ दीजिए, अफ्रीकन को छोड़ दीजिए, इसकी तो पत्नी और बेटा भी इसका अपना नहीं ना है। कोई स्लोवाकिया का है, ये जर्मनी से आया है। तो इनका अपना सगा आदमी कुछ नहीं है। एक बात, अपने यहाँ तो पुस्त दर पुस्त दर पुस्त सामान्य गृहस्थ सोचता है और व्यवस्था करता है। बार बार कहानी में आता है, इतना कमा लिया है 7 पुस्त राज करेगी। अरे बड़े बूढ़ों ने इतना पुण्य किया है, 7 पुस्त आनंद से रहेगी। वहां तो 7 पुस्त छोड़ो, अपने बाप का नहीं पता, बेटे का नहीं पता। जो वहां अमेरिका में चल रहा है कि वो फलाने बड़ा भारी फिलैंथ्रोपिस्ट है, उसने अपना कमाया हुआ 90% दान कर दिया। वो ना करे तो क्या करे? किसके लिए वो छोड़ के जाए? बिल्कुल। प्लस अभी मैं थोड़ा विस्तार से आपसे बात करूंगी, आपने नहीं, ये कहा है बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। विस्तार से दूसरा, करिए। वन लाइफ सिंड्रोम है हमारे यहाँ। तो ये है कि मुझे बड़ा, स्वामी रामदेव जी के पास आप और हम जब गए थे 2011 में, मैं आपको लेके गई थी जबरदस्ती, तो उनके कार्यशैली और सबको, और 2014 में
जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो हम और आप बात किए, मुझे तो बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने जो जीवन जिया इससे बहुत बेहतर जीवन मुझे जीना चाहिए था। मुझ में जो सामर्थ्य था उस सामर्थ्य से मैं देश के लिए कितना अधिक कार्य कर सकती थी, उसका एक अंश किया। तो संकल्प लिया कोई बात नहीं, बचे हुए जीवन में ऐसी तैयारी करूं कि आने वाले अगले जन्मों में मैं अपने समस्त सामर्थ्य को देश के लिए लगा दूं। अब मेरे पास न तो निराशा है न दी एंड है। आज नहीं किया, कल करने की तैयारी है। ट्रम्प हो, जो बिडेन हो, बिल क्लिंटन हो या आने वाला जो हो, सबका दी एंड है। एक प्रेसिडेंसी या दो प्रेसिडेंसी। आयु कब ये प्रेसिडेंट बनते हैं? 70+। जो काला सफेद करना है कर जाए, कौन पूछने वाला है? तुम भी इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट करते रहना, तब तक हम RIP हो जाएंगे। अपने यहाँ क्या है, नाम नहीं खराब हो जाए, मेरा यश न कलंकित हो जाए। मैं इस जीवन में चाहे जितना दुख उठा लूं, जितना कष्ट उठा लूं, मेरा यशः शरीर जो है वो निष्पाप और निष्कलुष रहना चाहिए। ये भाव हम सबके जो आजकल की भाषा है DNA में है। तो अब वहां जो हो रहा है वो क्या है? अल्पकालिक। अमेरिका में और यूरोप में हमारे नरेंद्र जैसा कोई हेड ऑफ स्टेट हो ही नहीं सकता है। जो अपने लोग सोशल मीडिया में छोटा छोटा 1 मिनट का क्लिप देखते हैं, उसमें कितने लोग बताते हैं कि नरेंद्र भाई छोटे थे तो ऐसे सोचते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे अमेरिका गए तो इस चीज में बहुत रुचि ले रहे थे। अभी मैं वो नामबियार साहब का पढ़ रही थी कि वो जब चीफ मिनिस्टर थे और दक्षिण में कोई प्रचार करने गए तो मुझसे बुला के स्पेस के बारे में बहुत पूछा। मेरा देश कैसे आगे जाए? आगे जाए क्यों? अरे वो सदा आगे ही था। ये 100 साल के ग्रहण में जो पीछे आ गया है, कैसे इसको वह पुनः इसके स्थान पर रखूं और उससे भी आगे। ये जो भारत माता है, ये माता के लिए मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा एक एक बूंद रक्त इसको अर्पित है। यही पुण्य है, यही धर्म है। अब ये जो ट्रम्प है या इसके जैसे बहुत, ट्रम्प एक नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, गॉड, क्राइस्ट, चर्च, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च और आप तो बताएंगे 50 और तरह का चर्च, इन्होंने कितना अकथनीय पाप किया है। उस पाप की तुलना में आज इसको मित्र कहा, कल नहीं कहा, परसों गरज आई फिर गले में लटक गए। इनके लिए सहज है, हमारे लिए अकल्पनीय है। जैसे अपने देश में राहुल गांधी, ये क्या है? ये कैथोलिक ईसाई है। इसके बारे में बात करते समय अगर एक बात ध्यान रखें, ये कैथोलिक ईसाई है। सोनिया गांधी इटालियन है, कैथोलिक ईसाई है। इसको तो हिंदू मात्र से, भारत देश मात्र से एक ही प्रयोजन है, नष्ट करो, नष्ट करो, ईर्ष्या के आग में जल रहे। बिल्कुल। तो ट्रंप का जो आचरण है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आचरण है, सहज स्वाभाविक आचरण है, बल्कि सुंदर आचरण है। हम लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों के लिए अकल्पनीय है
कि किसी राज सत्ता पर आसीन व्यक्ति, छोड़ दीजिए, एक परिवार का बुजुर्ग, जिसके परिवार में भले 20 ही प्राणी हो, सामान्यतः 40-50 प्राणी होते 4-5 भाइयों के परिवार में, तो उनके साथ भी ऐसा घटिया आचरण अकल्पनीय है हमारे। तो यानी यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामक इलीगल नेशन स्टेट, एक अस्वाभाविक राष्ट्र, राष्ट्र तो बेकार है ये सब, एक अस्वाभाविक राज्य के बारे में सोचेंगे और भारत से उसकी तुलना नहीं करेंगे, तो हमारे लिए समझना आसान होगा। ठीक बात, ठीक बात है। तो ये जो कर रहा है उसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालिए, ये कर क्या रहा है इस समय, इसकी समस्या क्या है राष्ट्रपति की और यूएसए के नागरिकों की और यूएसए के शासन की? अच्छा, तो एक तो ये बताया जाता है कि यहाँ जब राष्ट्रपति आते हैं तो वो अपना टीम चुनते हैं। भाई मैं तो जो जानती हूँ थोड़ा बहुत, जो सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो देखती हूँ वही जानती हूँ, या प्रिंट मीडिया में, तो वो अपना चुनते हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ज्यादातर अपने व्यापार या बिजनेस के साथियों को चुना है, और ये बात खास करके आई जब प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का आए। इनका जो विदेश मंत्री था उसको 6 महीने का भी अनुभव नहीं था, और पुतिन के साथ जो विदेश मंत्री आए उनको 30 साल का अनुभव था। आप कल्पना कर सकते हैं क्या, भारत में कोई भी कैसा भी गया बीता प्राणी हो, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसा गया बीता हो, तो अगर उसको कोई वास्तविक डीलिंग करनी होगी तो इतने कच्चे प्राणी को वो लेके जाएगा? कभी नहीं। राहुल ले जा सकता है लेकिन और कोई नहीं। वो क्यों ले गए? ठंड की बला से अमेरिका का क्या होना है, यूएसए का क्या होना है? अगर देश या स्टेट विषय है तो चुनाव क्या होगा? वहां बहुत सारे लोग हैं, जानकार हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, वो चुने जाएंगे। अब ये बात तो रही प्रेसिडेंट ट्रंप की। अब जो बात आती है अमेरिका देश की, अब अमेरिका के स्वभाव को, या अमेरिकन के स्वभाव, जब हम अमेरिकन कहते हैं तो नॉन अमेरिकन यूरोपियन हमारा अर्थ होता है, जिसको वो सब स्वयं गोरा कहते हैं। वो सारे गोरों में कोई अमेरिकन नहीं है, सारे के सारे यूरोपियन हैं, सारे के सारे क्रिश्चियन हैं, इनका उस धरती के धर्म से कोई लगाव नहीं है। तो ये लोग कौन है? ये लोग यूरोप के क्रिमिनल्स हैं, यूरोप के कंगले हैं, यूरोप के भूखमरे हैं, जिनका यूरोप में 17वीं शताब्दी 1776 में, ये कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो वो 18वीं शताब्दी का अंत हुआ। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं में यूरोप से अमेरिका कौन आ रहा है? जिनको न राजनीति आती है न व्यापार आती। ये लोग कौन है? ये डकैत, छिनैत और किसी भी प्रकार का नृशंस अपराध, छल, क्रूरता करने में इनको सेकंड नहीं लगता है। इन्होंने, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहे हैं, वहां पर 50 नेशंस हैं, 50 राष्ट्र हैं, जिसको ये ट्राइब कहते हैं। उनसे इनकी बाकायदा संधियां होती हैं,
संधियों को तोड़ते हैं और नृशंसता से मार काट करते हैं। तो इनका जो मनोविज्ञान है, इनका जो अनकॉन्शियस साइके है, उसमें तो यदि लूटपाट नहीं तो सर्वाइवल नहीं, ये इनकी समस्या है। और पिछले 50-60 साल से इनको समझ में आ रहा है कि लूटपाट की संभावनाएं क्षीण से क्षीणतर होती जा रही हैं। तो लूटपाट की यदि संभावनाएं नहीं है तो हमको तो और कुछ आता ही नहीं है। इनको तो ये पता ही नहीं है टिकाऊ समृद्धि तब होती है जब हम समृद्धि को लगातार आपस में बांटते हैं। बहुत सुंदर। भारत में याद कीजिए, दान, यज्ञ, इष्ट पूर्ति, अन्न क्षेत्र, भंडारण, हर तीर्थ, व्रत, उपवास, त्योहार में बांटना बांटना बांटना, देना 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 है। इनको छीनना 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 आता है। इनका जितना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है पूरे संसार में, क्या है? जहां जहां रिसोर्सेज है, कच्चा माल है, जो उसकी आवश्यकता इनको है, वहां पास पास मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दिया, जो कर दिया। हम जैसे कहें वैसे दो, नहीं तो देखो। ये कौन कर रहा है? डकैत कर रहा है, व्यापारी नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक्स इनको नहीं आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो इनके संदर्भ में मिसनोमर है ना भाई। बिल्कुल। आपको यदि वो रिसोर्सेज चाहिए तो वहां के लोगों से मैत्री, वहां के लोगों से समझना, वहां के लोगों से आत्मीयता भरा एक ऐसा व्यवहार कि वो सहज स्वाभाविक रूप से हमारे पास आए। बिल्कुल। और ये काम हर बार 10-20 साल का नहीं, 100-200 साल का। मोदी जी ने आखिर क्या किया? कोरोना काल जो इतना भीषण काल था, भय का, जो एक अज्ञात रोग आया, उसमें झटपट झटपट कोई टीका बना। वो टीका वो दुनिया भर को भेज रहे हैं। बिल्कुल। टिकाऊ रिश्ते, अपने के रिश्ते, भरोसे के रिश्ते, बांटने के रिश्ते। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? उन्होंने जब से आंख खोला है, देना ही तो सीखा है। बिल्कुल। अपने चारों ओर उन्होंने देने की कहानियां सुनी है। बिल्कुल। और दुष्ट आए तो उसको मार के नाश करके उसका संहार करना सीखा है। और ये यूरोपियंस लोगों ने क्या जाना है? कमीनेपन की लिमिट। जो सज्जन है, जो श्रेष्ठ है, जो उदार हैं, उनको मार काट। लेकिन वो एक फेज था ना, वो बीत गया। सारा संसार करीब करीब इनके रंग ढंग जान गया। तो अब जो एक बार इनको न जानने पर हो पाया, वो अब हो पाना संभव नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा विस्तार से बोल रही हूँ क्या? इसको बिना स्पष्टता नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे लोग अब शिक्षा के कारण जानते ही नहीं है, कुछ शिक्षा के कारण। आप बताइए। तो इन्होंने कुल इनको 100-150 साल का संसार का अनुभव है। अब ये मूर्खता से, बेहुदेपन से 500 साल 500 साल 500 साल, काहे से 500 साल? कोलंबस और वास्को डी गामा से 500 साल। तो तुम तो खुद ही बता रहे हो ना भाई कि कोलंबस बोला हम जा रहे हैं भारत, चलने लगा पश्चिम, जहां पहुंच गया वो अमेरिका ही नहीं था, कोई धरती का टुकड़ा था समुद्र के भीतर। कहा इंडिया आ गए, इंडिया आ गए, इंडिया आ गया, मर गया। वहां से सोना वोना कोलंबस को तो नहीं मिला, बाद वालों को सोना वोना मिला। हाँ, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया।
और कब तक कह रहे हैं? आज तक इनको बिल्कुल। इंडियन डिफरेंशिएट करने के लिए रेड इंडियन, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, तो यानी तुमको जब दुनिया का पता ही नहीं है तो दुनिया को तुम जानोगे कैसे यार? बिल्कुल। अरे जानना समझना 100 साल, चलो बढ़ा के 200 साल, चलो और बढ़ा के 250-300 साल, खाली एक दूसरे को देख लेने से जानना तो नहीं होता है ना। अपने घर के जो बहू आती है घर को, उसको जानने में 25 साल लग जाता है। ये तो संसार भर के विभिन्न प्रकार के मानवीय समुदायों को जानना था। ये जानना तो ठीक से तुम्हारा 100 साल का भी नहीं है। अन्यथा इतनी बड़ी गलती कर बैठते हमारे प्रधानमंत्री के साथ। अगर 500 साल से तुम जाने होते, छोड़ दो, अमेरिका का एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट अगर भारतीय स्वभाव को ठीक से जान गया होता तो मोदी जी से कोई ताव बताता। हमने वो युद्ध विराम करवा दिया है, सीज फायर करवा दिया है, ये कहने की ब्लंडर करता। और मान लो ट्रम्प से ब्लंडर हो गया, एक बार कह दिया, तुरंत पूरा एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठा हो जाता। मत कहो, उनके नेशनल प्राइड का मामला है, 26 स्त्रियों का सुहाग उजड़ा है और एक से कहलवाया गया है जाके मोदी को कह दो। इस समय भारत का खून खौल रहा है, बेवकूफी कर दिया, इसको पलट दो। फिर लिप पोत के कुछ पलट देता। ऐसा इसलिए संभव हुआ, ट्रंप को छोड़ दो, ट्रंप एक व्यक्ति है, ट्रंप का राजनीति से कोई लेना देना, ब्लोटेड ईगो है या जो कुछ है। व्हाट अबाउट एस्टैब्लिशमेंट? दो पार्टी तो है ना, और केवल पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं मैटर करती है। मैं तो 2-4 का नाम जानती हूँ, कोई पेंटागन है, कोई CIA है, इनके बड़े बड़े अध्ययन केंद्र ये बताते हैं, कोई MIT है, कोई हार्वर्ड। झक मार के तुमने अध्ययन किया। जिस भारत की आवश्यकता तुमको इतनी अधिक है कि 25 साल से तुम कल्टीवेट कर रहे हो, उसके माने दुखती रग पर तुमने हाथ रख दिया। अच्छा, मोदी जी ने उत्तर नहीं दिया, ये भी तुम हम लोगों का स्वभाव नहीं समझे। पार्लियामेंट में तुम्हारा C ग्रेड वो क्रिश्चियन छोकरा राहुल गांधी इतना बकबक नहीं करता तो शायद 30 जुलाई को भी ये ना कहा जाता कि साहब किसी हेड ऑफ स्टेट का कोई फोन नहीं आया। यानी यूरोप, समस्त यूरोप का नेता इस समय, जिसको अमेरिकन कहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट है। ये एस्टैब्लिशमेंट इतना इमेच्योर है कि ये दुखती रग को छू गया और लगातार मूर्खता कर रहा है। जी, शायद मैंने मेरी बात पूरी कर दी या डेविएट हो गई, पता नहीं। नहीं, तो इमेच्योर तो है, लेकिन सवाल 2-3 सवाल हैं। एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारा शत्रु हो गया और अब तो ये हमको किसी तरह हमारे मोदी जी की सरकार ही उलट देगा। तो ये कहाँ तक सत्य है? मोदी जी की सरकार उलटने की तैयारी कर रहा है क्या ट्रंप? देखिए, मैं इतना अधिक नहीं जानती हूँ, लेकिन हम्म, रेजिम हम्म, चेंज इनका स्वभाव है। हम्म, मनमानी करने की इनको स्वभाव है, आदत है, और मुंह की खाने की भी आदत है। हम्म, बार बार मुंह के खा के बेइज्जत होने की भी आदत है। एक बार ये मुंह की नहीं खाए हैं, 50 बार ये मुंह की खाए हैं। हम्म, तो ये षड्यंत्र ना करें ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। किंतु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
डिक्लाइनिंग जो ग्रोथ रेट का जो ट्रेंड बहुत दिनों से लंबा चल रहा है, उसके कारण लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस तो है, हताशा तो है, निराशा तो है, और ये ऐसा करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। प्रयास करने में सफल हो जाएंगे ऐसा भी इनको लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार के उत्पाती समूह भारत में कांग्रेस के राज्य में पिछले 50-60 साल में जगह जगह जम गए हैं, उनसे इनको आशा होना भी स्वाभाविक है, लेकिन कर नहीं पाएंगे ऐसा तो मुझे निश्चय लगता है। नहीं, मुझे तो ये लगता है, आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि इतने भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन को। उनको पता है कि ये बांग्लादेश नहीं है और इस समय मोदी शासन में है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो राहुल है और वो ममता है, या इधर ये था अखिलेश है, इधर ये अरविंद है केजरीवाल, उधर वो स्टालिन है, ये लोग अमेरिकी प्रशासन को ही, क्योंकि भारत के कुछ लोग जो दुष्ट भी हैं वो चंट बहुत हैं, तो ये अमेरिकी प्रशासन को झांसा दे रहे हैं क्या कि हम सरकार उलट देंगे और इसके लिए उनसे पैसे खा रहे हैं क्या? अगर पैसे खा रहे हैं तो भारत सरकार को इन पे नजर रखनी चाहिए, इनके आर्थिक स्रोतों पर, क्योंकि राहुल गांधी वगैरह ये कर सकते हैं कि सीआईए को ही चूतिया बनाने, अरे हम सरकार उलट देंगे और पैसा खा लें। इनके वश पर नहीं उलटने की बात होगी, उलटने की तो बात होगी भाजपा के भीतर और संघ के कारण। ओहो। ये क्या कर सकते हैं, अगर भाजपा के भीतर की टूटन न हो तो ये तो अल्पमत में है ना। शासन करने के लिए बहुमत को अल्पमत में लाना होगा ना। तो दो जो सपोर्टिंग है, एक चंद्रबाबू नायडू कौन से हैं उनकी पार्टी, और एक बिहार में नीतीश जी की पार्टी, हाँ तेलुगु देशम और ये जदयू। हाँ, तो इनको तो मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है। तो स्वयं भाजपा के भीतर और भाजपा के भीतर वालों में बिना संघ के इनिशिएटिव के तो कुछ होना संभव नहीं। तो बड़े आश्चर्य की बात होगी कि संघ का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री जो संघ का प्रचारक रहा है, वो जिस समय शासन में है, उस समय उसके शासन को कमजोर करने या उलटने की कोशिश को परोक्ष रूप से संघ का भी समर्थन प्राप्त हो, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात होगी। परोक्ष रूप से तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष का मामला है ना। परोक्ष रूप से कर कहा। 2014 याद कीजिए, आप भी पतंजलि योग पीठ में थे, मैं भी पतंजलि योग पीठ में थी। मैं जितने की साक्षी हूँ, आप उससे दुगने के साक्षी हैं। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए। मैं स्वयं जब पडरौना गई हूँ चुनाव लड़ने के लिए संघ के कहने पर, तब पूरा परिदृश्य यही था कि जीत निश्चित है, इसलिए कमजोर कैंडिडेट ढूंढ ढूंढ के भाजपा का टिकट दिया जाए। याद कीजिए 2019 याद कीजिए, वो जो कितने सारे काम हुए, एक कोई आरक्षण से रिलेटेड बयान था और क्या क्या था, और 2024 का खेल, उसको ढकने का भी कोशिश नहीं हुआ। 6 जून को 4 जून को जब परिणाम आए थे, उसके तुरंत बाद भागवत जी का जो बयान आता है, इंद्रेश जी का जो बयान आता है, कहीं सपने में भी आप कल्पना कर सकते हैं? ये तो मान लो झंडा फहरा रहे हैं कि देखो मेरी ताकत, मैंने तुमको कट टू साइज कर दिया। भाई ये जो सच्चाई है सो है। खैर ये तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास जो टीम है और साथ ही देशभक्त प्रशासकों का बहुत बड़ा सहयोग उन्हें मिल रहा है, सेना, पुलिस और प्रशासन तंत्र से, इसलिए वो तो इनको ठीक, संघ का सहयोग जो मिल रहा है, संघ के भी जो देशभक्त लोग, संघ का, विराट संघ का जो अभूतपूर्व सहयोग मोदी जी को मिल रहा है, मोदी जी को मिल रहा है।
मैंने संघ का नाम किस लिए लिया कि भाई ये विरोधियों में दम नहीं है, भाजपा में तोड़फोड़, हम्म, भाजपा में तोड़फोड़, जो भाजपा संघ का जो मामला है उसमें संघ के इनिशिएटिव बिना असंभव है। हाँ, तो संघ के कुछ लोग, प्रमुख लोग ये कोशिश कर रहे, हो सकते हैं, हो सकते हैं। लोग, 1 लोग, 10 लोग, 20 लोग, पता नहीं, किंतु ये भी सच है विराट संघ स्वयंसेवक और प्रचारक अपने मोदी जी के साथ है। ठीक बात है, सच बात है। तो अब मैं इस दृश्य को पहले थोड़ा उलटना चाहता हूँ, फिर आप बताइएगा, क्योंकि मुझे पूरा लग रहा है जो आप बता रही हैं उससे भी बहुत स्पष्ट है कि देश का सबसे सशक्त जनमत और सबसे सशक्त संगठन का भी सबसे बड़ा हिस्सा मोदी जी के साथ है, दोनों, यानी स्वतंत्र जनमत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देशभक्त सबसे बड़ा समूह। तो इसलिए हम इससे हम मतलब मोदी जी और उनकी टीम इससे निपट लेगी। अब मैं एक आराम से, दूसरी आराम से। तो अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ, विदेश नीति के संदर्भ में जितना हाँ, बड़ा कद हमारे माननीय प्रधानमंत्री का है, तो क्या ये जो देश में अमेरिका को शत्रु की तरह पेश करने की बात हो रही है, इसके स्थान पर ऐसे होना चाहिए कि हमको अमेरिका पर दया करनी चाहिए कि वहां जो डिक्लाइनिंग हो रही है, मतलब जो पतन हो रहा है आर्थिक, और जो बेरोजगारी फैल रही है, तो भारत की ओर से या भारत के प्रशासन शासन की ओर से उनके प्रति कोई संदेश जाना चाहिए कि हम अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी और उनका जो गिरावट है उसके प्रति संवेदनशील हैं, और अगर वो हमसे सद्व्यवहार करेंगे तो हम उसमें सहायता कर देंगे। भारत के प्रतिभाशाली लोग वहां है ही हैं, तो भारत का शासन और जो एनआरआईज अमेरिका में रह रहे हैं, इनसे सद्व्यवहार करे ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के लोग, तो हम उनकी बेरोजगारी दूर करने में और उनको जीवन का मर्म समझाने में सहायक हो जाएंगे। ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारी पोजीशन तो यही है बड़प्पन की। देखिए मैं अमेरिका आपके साथ 35 साल रही हूँ पंकज जी, जी। मैं आपके साथ 35 साल रही हूँ और अपने घर के भी कुछ बड़े लोगों के साथ बचपन बीता है। तो ऐसे गंभीर बड़े लोग बोलते बालते कुछ नहीं है, मैंने जो देखा है, करते धरते बहुत है बिना बोले। देख लीजिए मोदी जी या मोदी जी का प्रशासन तंत्र एक शब्द ट्रंप और अमेरिका के विरोध में हम्म, अभी तक नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। एक वो शब्द बेचारे भी बहुत। नहीं बोला। अच्छा, दूसरे, हम्म, जितना उनके लोग यहाँ पर बैठे हैं हम्म, उतनी हमारे लोग वहां नहीं बैठे हैं। बहुत हैं, भरे पड़े हैं। दूसरा दूसरा हमारे यहाँ तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, उनके यहाँ तो सबके सब बिकाऊ बैठे हैं। पूरे यूरोप और अमेरिका में मियाँ सब, वो भी पाकिस्तान के मियाँ, पैलेस्टीन के मियाँ, जो हुड़दंग कर रखे हैं केवल तेल वाले पैसे पर। तो मोदी जी तो जितना जियो पॉलिटिकल लेखन है उसमें आप तो जानते ही हैं, मैं कब से बता रही हूँ, हाँ, 1990 में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत और चीन उभर रहा है। अब अमेरिका वालों को तो पता ही है ना कि चीन उभर नहीं रहा, हम ले आके खड़ा कर रहे हैं। वी आर गेटिंग आवर डर्टी लॉन्ड्री गेटिंग वॉश्ड बाई देम, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री वहां भेज रहे हैं, बाद में सरदर्द हो गया तो कूट पीट लेंगे। सुपर पावर एक ही हो रहा है, कौन हो रहा है? जो सदा से था। एविडेंस ओईसीडी का एंगस मेडिसन, उसके अपने आंकड़ों को ठीक से जोड़ दीजिए तो भारत 60-65% बैठता है। भारत में पाकिस्तान जोड़िए, बांग्लादेश जोड़िए, अफगानिस्तान जोड़िए, नेपाल जोड़िए, श्रीलंका जोड़िए, बर्मा जोड़िए, तिब्बत जोड़िए, सिक्योंग जोड़िए, पाकिस्तान जोड़िए, 1850 तक सब भारत है ना भाई। तो 60 से 67% बैठता है कि नहीं बैठता है एंगस मेडिसन के आंकड़े। तो ऐसे उगते सूरज को तो बिना बुलाए एप्लीकेशन लगा हुआ होगा डोभाल जी के पास, और हम लोग तो 2 नाम जानते हैं, एस जयशंकर और डोभाल। मतलब इस नाम का जो अर्थ है
वैसे तो कोई 250-250 नाम और होंगे, उन लोग के पास लंबे लंबे एप्लीकेशन पड़े होंगे कि साहब बताइए करना क्या है। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर आपने बताया, लेकिन ये बताइए जैसे एंगस मेडिसिन ही है, तो एंगस मेडिसिन के आंकड़ों का जो मर्म आपने अच्छी तरह से बार बार बताया है, 4-5 बार अच्छे से, वो भारत के जो अभी के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं या जो और लोग हैं, वो कैसे नहीं देख पाते? अगर देख पाते हैं तो पब्लिक फोरम में उनकी चर्चा क्यों नहीं होती कि एंगस मेडिसिन जितना बताता है उससे कई गुना अधिक हम शक्तिशाली हैं? आपने आंकड़ों के आधार पर ही दिखा दिया है, तो ये बाकी लोग क्यों नहीं देख पाते? अब बाकी लोग क्यों नहीं देख पाते, मुझे नहीं पता, हम्म, अंदाज कह हम्म, सकती हूँ। हम्म, बस नहीं है पढ़ने लिखने की। केवल एंगस मेडिसन जो कह रहा है, हम्म, निहायत झूठा, निहायत बेईमानी, कंजेक्चर है, गेस्टिमेट है, सब है, हमारा शत्रु है। फिर भी जो कह रहा है उसी को सच मान ले तो भारत की आरती उतारने को ये मजबूर हैं। और बिल्कुल। नरेंद्र मोदी पावर में जो आए हैं, उस सारे भारत के लफंगों, दुनिया भर हम्म, के लफंगों जिनको डीप स्टेट कह रहे हैं, उनके बावजूद आए हैं। बिल्कुल। उनके बावजूद वो 11 साल हैं और अभी कम से कम 11 साल और हैं। मेरे अनुसार जो मुझे आपको बताया है, मैंने जो दिखा है, मिनिमम वो 22 साल का शासन कर रहे हैं, मिनिमम। अब 22 से आगे कितना है वो मुझे नहीं पता, 22 मिनिमम है। ये सबके बावजूद है ना भाई। बिल्कुल, और याद बिल्कुल। कीजिए, अभी जो दो हुँ, घटनाएं खबर में है हुँ, कि हुँ, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है, तो हुँ, मोदी जी के आने थोड़ा भंडार मिल जाएगा। हुँ, भंडार रखा होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, कांग्रेसियों ने दाब रखा होगा बिल्कुल। कि इंडिया में अंडमान निकोबार के पास जो है। अच्छा, दूसरा एक खबर आया है कि मध्य प्रदेश में सोने का बहुत बड़ा भंडार मिला है। अभी एक और कोई खबर आया है कि कौन सा एक रेयर अर्थ है, उसका कोई बहुत बड़ा भंडार मिला है। अच्छा, इसके बाद मोदी जी के लिए 14 अगस्त को खींची गई अंग्रेजों की लाइन जो महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान में जितना भी मिनरल्स विनरल्स है, जिसके लिए चीन छटपटा रहा है, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका छटपटा रहा है, जैसे एक दिन अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा उचित समय पर, हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती है, तिब्बत से। बिल्कुल। उसी तरह से एक दिन कह दिया जाएगा, जिसको आप बलूचिस्तान कह रहे हैं वो वस्तुतः भारत है, तो कृपा करके ऑल ऑफ यू गेट आउट। बहुत सुंदर, हो सकता है। किसी किसी ने कल्पना की थी क्या कि वन फाइन डे दिस विल बी सेट? और क्या ये सच नहीं है कि समस्त तिब्बत 15 अगस्त 1947 को कश्मीर का अंग था है, और सत्य है। दिल्ली सरकार 1956 तक वहां पर शासन कर रही थी। उसी प्रकार से जैसे त्रावणकोर में महाराजा थे, जयपुर में महाराजा थे, उदयपुर में महाराजा थे, 450 महाराजा थे ना, ग्वालियर में महाराजा थे, उसी तरह तिब्बत में दलाई लामा थे, उसी तरह थे। तो ये जिस तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, रीसेटिंग हो रही है, ये मैंने तो बार बार 2029 कहा है, और अभी 6 महीने में जिस तेजी से हुआ है, हुँ, आप लोग देख लीजिए, या महीने भर में जिस तेजी से बात हो रहा है। भाई, मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, हुँ, इससे पहले हम लोगों ने सुना था क्या कि चीन का और अमेरिका का आर्मामेंट इंडस्ट्री हवा हवाई हो जाएगा? इतनी तैयारी नहीं, भारत।
सुना था बिल्कुल क्या? नहीं सुना था, वो नहीं सुना था, वो तो मैंने ये अद्भुत। कल्पना भी किया था क्या कि कोई स्टिल्थ जेट है जो दिखाई नहीं पड़ता है, पता नहीं क्या है, वो आया जासूसी करने और केरल में खड़ा करके 4 संतरी खड़े हैं उसके चारों ओर। ये सब संभव हो रहा है क्योंकि ऐसी तैयारी है। हाँ, तो भारत का कितना बड़ा सामर्थ्य है जो उनके देशभक्त नेतृत्व में अपना कमाल कर रहा है। हम बात तो लोगों ने आपकी अभी सही। सुना कि चांद चंद्रमा के कौन से दक्षिणी हिस्से में भारत का उतरा और वो दक्षिणी हिस्से में उतरने का ये महत्व है, ये महत्व है, ये महत्व है। और आप जो बार बार कहते हैं कि धन तो छलके जा रहा है, अब तो समझे में नहीं आता है। मिलियन, बिलियन, 1000 करोड़, 500 करोड़, 500 बिलियन, 250 बिलियन, मिलियन, कितना सुनना है, कितना जीरो है, समझे में नहीं आता। ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली में रोज एक विशालकाय चीज खड़ी हो जा रही है। भारत में रोज हर कोने में एक विशालकाय चीज खड़ी हो जा रही है और सब चीज के लिए धन आ रहा है। ध्यान आ रहा है, बिल्कुल। आ रहा है जब इतने उत्पाती देश के भीतर है और इतने उत्पाती देश के बाहर है। सही बात। ये तो आपकी बात में सुन के बड़ा उत्साह होता है, जो पहले से ही होता था। लेकिन एक एक थोड़ा सा हट के, शासन से हट के हम एक प्रश्न ये करेंगे कि आप तो लिमिट्स टू ग्रोथ या क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट के समय से ही कह रही हैं, उसके बाद 2001 से आप लगातार कह रही हैं कि भारत का अभ्युदय हो रहा है और उसके कारण भू राजनीतिक है, जियो पॉलिटिक्स है। और आप अमरीकी जो अध्येता हैं, रॉबर्ट डी प्लान और दूसरे काम प्लान, जो भी नाम है उनका, उन सब के तथ्य भी बता रहे हैं। यूरोपीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों के जो भारत के प्रति जिज्ञासा है और इसके दर्शन के प्रति, इसके सिद्धांतों के प्रति महत्व है का ज्ञान है, वो भी बता रहे हैं। लेकिन भारत में न तो तथाकथित जो भी एकेडमिया है उसने ये बात कही 2001 से कि भारत का अभ्युदय सुनिश्चित है, ना ही अभी कुछ साल पहले तक जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने अभी आपके कहने पर, जब आपने लगातार 10-12 साल कहा तो थोड़ा बहुत कहा, लेकिन उसको ठीक से नहीं प्रस्तुत किया। तो ये बौद्धिक रूप से ये दयनीयता कहाँ से आई कि जो बात आप इतने वर्षों से देख रही हैं और कह रही हैं, वो बड़ी बहुत ज्यादा तनख्वाह ले रहे और बड़े बड़े सत्ता प्रतिष्ठानों में, विश्वविद्यालयों के शीर्ष स्थानों में और तमाम परिषदें बनाई गई हैं सोवियत संघ की तर्ज पर, उनमें बैठे हुए लोग कैसे नहीं देख पा रहे हैं? क्या समस्या है? इसका मोदी जी से देखिए कोई संबंध नहीं है। मैं भारत की प्रज्ञा से इसका संबंध जोड़ रहा हूँ। भारत की प्रज्ञा के सरकारी जो प्रतिनिधि हैं वो इतने कमजोर क्यों हैं? देखिए मैं इसका उत्तर प्रकारांतर से दे रही हम्म, हूँ। आप तो मुझे 35 साल से पढ़ते लिखते हुए देख रहे हैं। हम्म, मैं अपने मन से एक लाइन नहीं बोलती हूँ। ठीक, जो हम्म, पुस्तकें मैं पढ़ती हूँ, जिस देश के विषय में, जिस विषय के विषय में, वो उसका मेन स्ट्रीम होना चाहिए। यानी वो यूरोपीय लोग, अमेरिकन लोग उसको आधिकारिक मानते हो। हम्म, वो अगर उसको आधिकारिक मानते हैं मतलब हमारे शत्रुओं का कथन है, बिल्कुल। हमारे मित्रों का कथन। और मैं पढ़ती क्या हूँ, जो पहले दिल्ली से खरीद के लाती थी 3-4 दुकानों से और बाद में अमेजन, फ्लिपकार्ट से खरीदती थी। यानी ऐसी पुस्तकें जो सर्वसुलभ है, ये बिल्कुल। भी आपको पता है। और जो मैं पढ़ती हूँ वो निशान लगाने के बाद पढ़कर सुनाती हूँ। अब धर्म मीमांसा चैनल पर आप कहेंगे मेरा भी मन है तो इसको विस्तार से सुनाऊं मैं, नहीं, नहीं, अवश्य करिए, अवश्य करिए। इससे बहुत दूर तक ये बात जाए। हम्म, तो ये ऐसी पुस्तकें हैं जो दिल्ली के बाजार में उपलब्ध हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो अमेजन पर आराम से उपलब्ध हैं, बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं, हम्म, पिछले 30-30 साल के पब्लिकेशन है। ठीक है, हाँ मेरे पढ़ने की सामर्थ्य कुछ अधिक है या काफी अधिक है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेती। एक दूसरा,
मेरी गणित की या स्टैटिस्टिक्स की समझ भी बहुत अच्छी है। यानी नॉन इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड का व्यक्ति आंकड़ों को असेस करना और समझना उसके वश का नहीं है, ये हम मानते हैं। ये भी हम मानने को तैयार हैं कि भूगोल की जो मेरी समझ है वो भूगोल वाले को तो होगी, इकोनॉमिक्स वाले को, पॉलिटिकल साइंस वाले को, इतिहास वाले को नहीं है। और चूंकि मेरे में पढ़ने का सामर्थ्य है, और 50 साल से कुछ काम धाम किए नहीं है, खाली पढ़े ही पढ़े हैं। और जो काम हम करते हैं उस पर आप नाराज ही होते हैं कि सिलाई मत करिए, बागवानी मत करिए, खाना मत बनाइए, बिल्कुल फालतू बहुत नाराज होता सीरियल हूँ। अनुपमा और नागिन मत देखिए। हाँ, तो हम काम के नाम पर ये फालतू काम करते रहे, या बल्कि ये कहें जब पढ़ के हम थक जाते हैं, ये मेरा भर जाता है, तो हम ये चीजें करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक विशेष सामर्थ्य अगर कहा जा सके तो ये कह सकते हैं, 50 साल में मैंने जितना पढ़ा, या 50 साल इधर का 20 साल छोड़ दीजिए, शुरू के 30 साल में मैंने जो पढ़ा, और बहुत कम आयु में, आपको मैंने बताया था 21 साल की उम्र या 22 की थी मैं, तब मैंने एमिल लुडविग का नेपोलियन पढ़ा था। 75, 76, 77 तो नहीं था जो हमको याद है। अरुण भैया खेतान से वो किताब लेके हम पढ़े थे, और तब मुझे लगा कि यूरोप को जाने बिना विश्व को नहीं समझा जा सकता है। और 22, 23, 24 साल की उम्र में बाबूजी की लाइब्रेरी से मैंने गंभीरता से यूरोप को पढ़ा और समझा। मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ, तो उससे शायद समझ में आए अन्यों ने क्यों नहीं किया। तो अपने यहाँ इकोनॉमिक्स वाला जो आदमी है उसको यूरोप नहीं पता, भूगोल नहीं पता, भारत नहीं पता। मैंने 20 साल की आयु के पहले, यानी विवाह के पहले, माँ के साथ, वही पढ़ने का सामर्थ्य अधिक था, स्मृति भी ठीक था, महाभारत, वाल्मीकि कृत रामायण, कितने पुराण, और वाले ये गीता प्रेस के कल्याण के कितने अंक पढ़े, और वो यहाँ है। और मैंने हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा, यानी कहीं पर भारत की मुझे एक समझ थी, अच्छी खासी समझ। उस समझ के साथ जब कम आयु में मैंने यूरोप को समझा, तो वो मुझे बहुत दयनीय नजर आया। तो अब मेरी आयु 70 साल की है, मैं ये कह सकती हूँ 50 साल की उम्र तक मेरे इस कंपनी में या कंप्यूटर में जो क्या कहते हैं, वो डाटा जो फीड हो गया था, कि प्रोसेसिंग करने की भी खोपड़ी थी, इसलिए शायद मैं ये सब कुछ देख पाई। जब रॉबर्ट कापलान कहता है रेड सी से चंपा तक, हमको सब नक्शा वक्शा, जहाज, पानी, पानी का महासागर, उसके करंट, उसके बहुत सारी चीजें मेरे में उछलने लगती हैं। यही तो और जो विशेष बात है। और आप जो कहते हैं पिछले जन्म में कुछ थी, तो क्या पता वो होगा। तो वाई बिल्कुल। आई दैट आई कैन टेल यू, वाई अदर्स नॉट डू दैट आई डोंट। ठीक बात है। शायद ये लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है वहां। और शायद एक चीज जो प्रोफेसर अमरीक सिंह ने कहा था, जब मेरे पास आए थे 90-91 में, यानी आज से कोई 34 साल पहले, तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री भारत पर 2 वॉल्यूम छपी थी, और एक किताब थी ग्रेट पावर्स कुछ करके। तो उन्होंने नाम लिया, मैंने कहा मैंने तो पढ़ लिया है। उनको भरोसा नहीं हुआ, कैसे देखे, तूने पढ़ लिया है? तो मैंने कोकानुला किताब दिखा, तो जब वो स्केल से मेरा अंडरलाइन किया हुआ देखे, वो कहे कि माने ही वॉज अमेज्ड। अब वो तो दिल्ली वाले थे, तो उनका कहना था कि उन लोगों ने नहीं पढ़ा।
तो मैं ये कह सकती हूँ आपके प्रश्न के उत्तर में, अब इसमें विनय लगेगा नहीं, लेकिन विनय मैं बहुत ज्यादा विनय करती भी नहीं हूँ ऐसे मामलों में। नहीं नहीं, कि सत्य बोल रही हैं तो उसमें क्या है। एकेडमिया में जो लोग हैं ये सब बहुत बी क्लास लोग हैं यही एकेडमिया तो में। है, बिल्कुल। इनको पढ़ने लिखने से रिश्ता नहीं। हम्म, बिपिन चंद्र वाली कहानी मैंने सुनाई होगी आपको, हम्म, मॉडर्न इंडिया के लेखक हम्म, विमल बाबू ये थे। बोले कुछ जब हम्म। हार गए तो बोले कुसुम, मैं नया नया लड़का था, टेम्पररी लेक्चरर था, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने किसी तरह लिख लिखा के मॉडर्न इंडिया दे दिया। इसका मतलब ह्यूमैनिटीज के लेखन को हमारे जो ऋषि और पहल थे वो उन्होंने इतने हल्के से लिया, बहुत हल्की हल चीज समझी। दिया। उनमें हम्म, पढ़ने का सामर्थ्य लिमिटेड है। अब एक नाम हम्म, मेरा लेने का बहुत मन है, शंकर हम्म, शरण जी का और बीबी हम्म, कुमार का। वो याद हम्म। है आपको? बोले इस्लाम घोड़े पर दौड़ता हुआ आया, तो हाँ, मैंने कहा कुमार घोड़े स्वामी। पर इस्लाम बैठा था कि कोई आदमी बैठा था? और हाँ, जो आदमी बैठा था वो असली घोड़ा जब दौड़ाया तो जिस हाँ, टेरेन से दौड़ाया उस टेरेन में घोड़ा दौड़ता है क्या? अब मतलब जिनको इस्लाम जैसे मॉडर्न चीज का 1000-1200 साल एशिया का हिस्सा जिस टेरेन में दौड़ रहा है वहां घोड़ा नहीं दौड़ता है भाई। ये नहीं पता, वो लोग इस्लाम के जानकार बन गए। हम्म, और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। सार में मोटा माटी जिस विषय का एक्सपर्ट ये अपने को बताते हैं उस विषय के अरे 100 किताब तो पढ़नी पड़ी ना। और क्या। 100 किताब तो पढ़नी पड़ी, और अपने जीवन में 2-4 हजार किताब तो पढ़नी पड़ी और मतलब उसके बाद इस खोपड़ी पढ़ना में चाहिए। रिकॉर्ड होती है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये उसके सामर्थ्य तो है, बिना कोई खास संकोच के मैं कह सकती। जी। चलिए, आज कुल मिलाकर बहुत अच्छी बातें हो गई। अब समय हो रहा है, लेकिन ये इतनी रोचक वार्ता है और आपके तो पास लंबा चलाया जाए। हाँ दृष्टि भी है और ज्ञान भी है, तो इसको लंबा चलाएंगे। और प्रति सप्ताह कम से कम एक वार्ता आपके साथ होनी चाहिए हमारी धर्म मीमांसा के लिए, ये हमारी इच्छा जी, है। ठीक है। जी आप पूछेंगे तो बहुत सी बातें बताना आसान होगा जो अपने हाँ, आप सीखेगा नहीं कहने को। हम तो पूछेंगे ही ना। ठीक है, जी। तो यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धर्म धन्यवाद। की आप जय हो। धर्म मीमांसा चैनल के दर्शकों का, श्रोताओं का भी बहुत आभार। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। हो। प्राणियों में सद्भाव हो। आओ हो। कल्याण हो। कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।